क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। तो वी आर बिगिनिंग द पीवाईक्यू ऑफ अनदर चैप्टर, मतलब ये तीसरा चैप्टर आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। मुझे नहीं लगता मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों करना होता है, क्यों पढ़ना होता है। और अब आप पैटर्न भी समझ गए होंगे कि बेटा कोशिश यही करनी है कि पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त दिमाग खुला रखें और हम पहचान पाएँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रैदर देन सॉल्विंग, या फिर कह दो अलोंग विद सॉल्विंग मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उसे रजिस्टर करूँ, एनसीईआरटी में दोबारा से पढ़ूं अगर कोई पोर्शन मेरा वीक रह गया है तो, और फिर उसको एग्जाम के लिए हम रेडी करें नीट 2025, है ना। चलो पहला टॉपिक देखो, मोड ऑफ एक्सक्रीशन आ रहा है, जो कि अपने आप में एक टॉपिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे 16.0 लिखा है। मतलब अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, या ये तो 12th की है, 11th की एनसीईआरटी देखेंगे तो जो पहला टॉपिक है, ये पुरानी एनसीईआरटी इसलिए यहाँ 19 लिखा है बेटा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पहला टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हमें अलग अलग मोड ऑफ एक्सक्रीशन बता रखे हैं। उसको कोई टॉपिक नहीं दे रखा है एनसीईआरटी ने, हमने 16.0 से लिखा है, दैट इज मोड ऑफ एक्सक्रीशन। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो 2022 में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखेगा, नाइट्रोजीनस वेस्ट जो कि पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में, मतलब एकदम विदाउट वाटर जो रिलीज हो रहा है, जो सबसे कम टॉक्सिक है, वो आपका यूरिक एसिड है। और यूरिक एसिड याद रखना बर्ड्स में देखने को मिलेगा, रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा, लैंड इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा। तो ये बर्ड है, इसमें देखने को मिलेगा, ये एम्फीबियन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। हिपोकैम्पस भी आपके पास फिश है, उसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर भी आपको अमोनिया मिलने वाला है। और ऑर्निथोरिंकस जो मैमल है वहां आपको यूरिया मिलेगा, तो वहां भी नहीं मिलने वाला है। आंसर क्या हो जाने वाला है, दैट इज बर्ड। बर्ड है ना, पैवोक्रिस्टाटस पिकॉक, उसमें आपको यूरिक एसिड का सिक्रीशन मिलेगा। 2022 से पहले 2013 में क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि करेक्ट मैचिंग दिखा रहा हो एनिमल की अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ। लैबियो रोहू आपके पास फिश है, क्या वहां आपको नेफ्रीडियल ट्यूब्स मिलेंगी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम पे? तो नहीं बेटा, मतलब देखो कोर डेटा में किडनी आनी शुरू हो गई थी, तो नेफ्रीडियल ट्यूब्स वहां नहीं है।
और अमोनिया आपको मिलेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो अमोनिया ठीक लिखा है बेटा, बिकॉज दिस इज ऑस्टिकथीस बोनी फिश में अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, कॉन्ट्रिक्थीस में यूरिया होता है, तो ये बात ठीक लिखी हुई है। सैलामेंडर फिर से उनके पास किडनीज होती हैं और यूरिया, अब सैलामेंडर एक्वेटिक है ना, एक्वेटिक में अमोनिया मिलेगा, यूरिया तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सॉरी, सैलामेंडर कहाँ एक्वेटिक है, एक्वेटिक होता तो अमोनिया मिलता, ये एक्वेटिक नहीं है, इसमें यूरिया आपको मिल जाएगा, किडनी भी ठीक है। देखो अमोनिया जनरली जो टैडपोल्स हो जाते हैं ना, क्योंकि वो पानी में ही है तो वो अमोनिया रिलीज करते हैं, पर यहाँ तो यूरिया ठीक है। पिकॉक किडनी है पर यूरिक एसिड होगा। हाउस फ्लाई में रीनल ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं, कोई ऐसा किडनी तो है नहीं कि रीनल ट्यूब्यूल्स देखने को मिले। इंसेक्टा है, एक्सक्रीशन के लिए मैल्फिजियन ट्यूब्यूल जरूर मिल जाएंगी, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाने वाला है, बी हो जाने वाला। 2013 से पहले क्वेश्चन 2012 में आया था, आपको करेक्ट कैटेगराइजेशन बताना है 6 एनिमल्स के लिए, और द टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट दे गिव आउट वो भी आपको बताना है। फिर से वही बात पूछी गई है। तो क्वेश्चंस तो काफी सारे आए हैं, रिसेंट में हमने कम देखे हैं क्योंकि 2012 2013 के हैं, और 2022 में आया है तो रिपीट होने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो हम पढ़ के जाएंगे। और सिंपल भी है बेटा, देखो अगर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड इंसेक्ट्स वगैरह की बात करो तो यूरिक एसिड, मैमल्स की बात करो, एम्फीबियंस की बात करो, कॉन्ट्रिक्थीस की बात करो, लोअर एनिमल्स में और बोनी फिशेस में अमोनिया, एक्वेटिक एम्फीबियंस में अमोनिया, इतना याद रखना होता है, ठीक है। अब पीजन है तो वो यूरिक एसिड बेटा, क्योंकि वो बर्ड है तो वो तो अमोनोटेलिक है नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ्रॉग अगेन वैसे तो यूरिया होना चाहिए, अगेन लिजर्ड रेप्टाइल है, यूरिकोटेलिक, ये भी नहीं होगा। एक्वेटिक एम्फीबिया एक्वेटिक है तो अमोनोटेलिक हो सकते हैं। फ्रॉग यूरिया रिलीज करता है, ह्यूमंस यूरिया रिलीज करते हैं। पीजन आपके पास बर्ड है और ये आपके पास रेप्टाइल्स हैं, उनमें यूरिक एसिड होता है। और कॉकरोच लैंड इंसेक्ट है, लैंड इंसेक्ट में भी यूरिक एसिड सिक्रीट होता है, तो ये एकदम ठीक है। आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, सी। फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में एक्वेटिक एम्फीबिया तो अमोनोटेलिक होता है, कॉकरोच बेटा यूरिक एसिड सिक्रीट करता है ना, ह्यूमन तो ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉग यूरिक एसिड ने यूरिया सिक्रीट करता है, ये गलत हो जाएगा, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 2012 में था, इसमें से कौन सा कैरेक्टर कॉमन होता है ह्यूमन के लिए भी और एडल्ट फ्रॉग के लिए? दोनों के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, नहीं। फ्रॉग के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है। दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, नहीं। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दोनों के पास न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, नहीं। हमारे पास ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी है। दोनों में यूरिया रिलीज होता है, हाँ जी, तो ह्यूमंस में और एडल्ट फ्रॉग में यूरिया रिलीज होता है, आंसर हो जाएगा। उससे पहले देखिए क्वेश्चन 2011 में आया था, फिर से यूरिकोटेलिक मोड बताना है, मतलब यूरिक एसिड का सिक्रीशन बताना है, तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में यूरिक एसिड का सिक्रीशन देखने को, एनलीडा में बेटा अमोनिया मिलेगा आपको, है ना। एम्फीबियंस में अगर वो लैंड पर है तो यूरिया, पानी में है तो अमोनिया, यूरिक एसिड नहीं मिलेगा। एम्फीबियन में फिर से आपको एक्वेटिक और वो देखना पड़ेगा कि यूरिया है या फिर अमोनिया, पर यूरिक एसिड नहीं है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल नाइट्रोजीनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड जो ह्यूमन में मिलता है, तो हमारे अंदर इट्स यूरिया, है ना। यूरिया बना कहाँ, लिवर में, क्योंकि वहाँ ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल चलती है, अमोनिया को वहां पे यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो साइकिल किडनी में नहीं चलती बेटा। सिंथेसाइज पूछ रहे हैं ना, सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है, सिंथेसाइज लिवर में होता है, लिवर में बनता है, लिवर में बनता है, एंड इट्स एलिमिनेटेड थ्रू बाइल, नहीं बनता लिवर में है यूरिया, पर उसको हम बॉडी के बाहर किडनीज के थ्रू भेजते हैं, वहां से फिल्टर आउट करके भेजते हैं, तो बनना उसका लिवर में है पर एलिमिनेशन उसका किडनी से है, सीधी सी बात है, आंसर हो जाएगा डी। 2010 से पहले 2009 में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यूरिक एसिड चीफ नाइट्रोजीनस कॉम्पोनेंट है ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, किसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में मेन कॉम्पोनेंट यूरिक एसिड मिलेगा? अर्थवर्म प्रिमिटिव है, इन्वर्टिब्रेट है, अमोनिया मिलेगा। फ्रॉग या तो यूरिया या अमोनिया मिलेगा। कॉकरोच लैंड इंसेक्ट है तो यूरिक एसिड मिलेगा। मैन है तो यूरिया मिलेगा, आंसर हो जाएगा बी। देखो एक बार याद कर लो, बार बार ये सेम चीजें रिपीट ही हो रही है ना। 2005 में देखो क्या क्वेश्चन था, ऑर्निथिन साइकिल यूरिया साइकिल का ही दूसरा नाम है, कौन कौन सा वेस्ट रिमूव होता है बेटा? अमोनिया भी और CO2 भी। यूरिया तो बनता है इस साइकिल, है ना, ब्लड से रिमूव नहीं हो रहा, क्योंकि देखो इस साइकिल में यूरिया बनेगा और वो ब्लड में जाएगा, तो यूरिया रिमूव नहीं हो रहा, यूरिया वाले ऑप्शन तो हटा दो। इसमें यूरिया बन रहा है, रिमूव नहीं हो रहा। रिमूव कौन हो रहा है? अमोनिया। और अगर आप ऑर्निथिन साइकिल देखोगे तो उसमें CO2 भी ऐड होता है, अमोनिया CO2 की भी प्रेजेंस हम ले रहे हैं, CO2 की भी एंट्री हो रही है और यूरिया बन रहा है, तो जो हटा वो अमोनिया और CO2 हटा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 2004 में था, यूरिकोटेलिज्म, फिर से यूरिक एसिड आ गया। मैमल तो यूरिया होता है, ठीक है। फिश और फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, तो फिश आपको पता है यूरिया भी रिलीज करती है, अमोनिया भी रिलीज करती है, पर यूरिक एसिड तो रिलीज नहीं करती, है ना। प्रोटोजोन्स में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा।
बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और लैंड पे मिलने वाले इंसेक्ट्स में यूरिक एसिड सिक्रीट होता है, ये बात ठीक है, आंसर हो जाएगा। प्रोगोटॉट भी लैंड में है तो यूरिया होता है, यूरिक एसिड नहीं होता। ईयर 2000 क्वेश्चन आया था, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना इस बाय यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल का दूसरा नाम ऑर्निथिन साइकिल है और ये साइकिल लिवर में चलती है, आंसर होगा ए। 97 में क्वेश्चन आया था कि यूरियोटेलिक एनिमल्स में यूरिया कहाँ बनता है, तो ऑर्निथिन साइकिल में, क्योंकि रिलीज तो अमोनिया हो रहा है, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, फिर से सेम चीज, आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखना साइकिल का नाम है ऑर्निथिन साइकिल, है ना। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो 1994 में आया था, दो एग्जाम्पल बताना है जिनमें नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में जा रहा है, तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स और लिजर्ड्स। अब तो हम ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर चुके हैं, आंसर होगा ए। अब हम पहले टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम। पर बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे पिछले 30 साल में मोड ऑफ एक्सक्रीशन पे आए हुए हैं, एक टेबल बनाने की जरूरत है, एक बार देख जाना और आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से देखिए कैसे क्वेश्चन है, 2024 में ही क्वेश्चन आया है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन, ठीक है। लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला। जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन में जी हाँ, इट गोज डीप इनटू द मेडुला, ये बात ठीक है। दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टामेड्युलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले इतना डीप नहीं जाता जितना जक्स्टामेड्युलरी में जाता है। जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन आउट नंबर दी कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नहीं बेटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं। जक्स्टामेड्युलरी आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी आपके जो किडनी है, किडनी में जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं उसके बीच का जो स्पेस होता है ना, उसको कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं। वहां नहीं है जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन, वो मेडुला पे हैं, वो तो मेडुला पे हैं। रीनल कार्पसल्स ऑफ जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनियल मेडुला। नहीं, रीनल कार्पसल्स की अगर मैं बात करूं तो, और वो भी जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन में, और कह रहे हैं कि मेडुला के आउटर पोर्शन पे मिलेगा, नहीं बेटा, अंदर की तरफ ही मिलने वाला। देखो वैसे ये करेक्ट भी हो सकता है, पर हमारे पास एक एकदम सही वाला आंसर है और हमें पता है वो एकदम करेक्ट है, आंसर हमारे पास यही होने वाला बेटा। रीनल कार्पसल्स आपके पास, अगर मैं ग्लोमेरुलस की बात करूं तो भी वो आउटर पोर्शन में तो नहीं है, मिड तो अंदर ही जक्स्टा, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में आया था सीधा, 2024 में आ गया ना, देखो 2013 के बाद तो आ तो सकता है, ह्यूमन फिजियो है तो पूरी इंपॉर्टेंट। 2013 में देखो यहाँ पर फिगर है, ए टू डी आपको दिखा रखे, आपको करेक्ट बताना है। यहाँ पे ए आपको पता है बच्चे, आपका क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी पे है। कैटेकोलामाइंस रिलीज कर रहा है जो कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा। देखो एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स भी है, मेडुला भी है। कॉर्टेक्स में आपके पास सारे कॉर्टिकोइड्स आ जाते हैं और आपके पास जो मेडुला वाला रीजन है उस एड्रिनलिन और एड्रिनलिन भी आ जाते हैं, है ना। तो बात ठीक है, मतलब कैटेकोलामाइंस आते हैं जो कि स्ट्रेस के दौरान आते हैं, है ना, और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी करवाते हैं, तो ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि जो बी आपके पास है, यहाँ पर आपको बी दिखा रखा है, वो पेल्विस है, जी हाँ, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस है, इनर टू हाइलम दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू लूप ऑफ हेनली। नहीं, यहाँ कुछ अगर बाहर आएगा, पहली बात तो कलेक्टिंग डक्ट जुड़ के बाहर आएंगी, तो लूप ऑफ हेनली तो यहाँ पर नहीं आ रहा, दैट इज रॉन्ग। डी में बता रहे हैं कॉर्टेक्स है, तो ये रीजन कॉर्टेक्स होता है ना, आउटर पार्ट है किडनी का, एंड डू नॉट कंटेन एनी नेफ्रॉन, तो गलत है, इसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। और फिर अगर मैं सी वाले हिस्से यहाँ की बात करूँ तो मेडुला की बात करें, है ना, ये इनर जोन्स है, इट कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन, नहीं सारे नेफ्रॉन यहाँ नहीं, आधे कॉर्टिकल रीजन में भी है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, हमें पता है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाने वाला है, सी। आंसर बच्चे हमारे पास क्या हो जाने वाला है, सी हो जाने, ठीक है। 2011 का क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा रीनल पिरामिड का हिस्सा नहीं है। रीनल पिरामिड्स आप मेडुलरी पिरामिड्स को बोलते हो, तो मेडुलरी पिरामिड्स में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नहीं आएंगी, या कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स यानी कि पीसीटी और डीसीटी नहीं आने वाली है, क्या वहां पे लूप ऑफ हेनली नहीं आने वाले हैं, या फिर क्या वहां पर कलेक्टिंग डक्ट्स नहीं आने वाली। तो इतना सा पोर्शन ना, देखो ऐसे आप इसको समझ सकते हो, अगर मैं आपको बोलूँ ये आपके मेडुलरी पिरामिड्स हैं, तो जो नेफ्रॉन है ना ऐसा होगा, देखो पीसीटी मतलब बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी, कलेक्ट। तो ये जो, अरे कैसे कैसे हो गया, देख लो इसको अच्छे से, देखो पीसीटी, सॉरी बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स की मिलकर भी बनती है। तो जनरली यहाँ पे ना लूप ऑफ हेनली अंदर जाती है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में, वो काफी डेप्थ तक जाती है। हम फिर भी ये बोल देते हैं कि आपका बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी वहां पर नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द रीनल पिरामिड। और क्योंकि यहाँ पर है तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज तो इन सबके अराउंड जाएंगी, वो तो आएंगी, कलेक्टिंग डक्ट भी मिलेगा, लूप ऑफ हेनली भी मिलेगा,
जो नहीं मिलेगा वो है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दैट इज पीसीटी और डीसीटी। ठीक है बच्चों, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखो, ह्यूमन किडनी की सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है? एक नेफ्रॉन है, और ऐसे बहुत सारे मिलियंस में नेफ्रॉन्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, ये फंक्शन 97 से पहले 94 में क्वेश्चन आया था। इन चार जो पार्ट्स यहाँ पर मेंशन है, इसमें से कौन सा एक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? तो बेटा बोमन्स कैप्सूल, डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली सब है, कलेक्टिंग डक्ट एक का हिस्सा नहीं। बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक कलेक्टिंग डक्ट में जाकर ओपन होते हैं ना, तो वो सिंगल ट्यूब्यूल का हिस्सा नहीं है, वो बहुत सारों का मिलकर हिस्सा होता है। आंसर हो जाएगा बी। 94 तक लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन वाले हिस्से से किस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आया बेटा नेट प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में, जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं लिखती, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर ये आपके पास इस तरीके से बॉमन्स कैप्सूल है और यहाँ आपके पास ये ग्लोमेरुलस आ रहा है जो कि फिल्टर कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा ब्लड है। ब्लड में फिल्टर किस रेट से होगा, किस प्रेशर से होगा, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ पर लेते हो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि वो ग्लोमेरुलर के पानी का प्रेशर है जो कि मदद कर रहा है फिल्टर होने में, वो तो मदद कर रहा है। जो चीजें रोक रही हैं वो है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन यहाँ बैठा है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के, बिकॉज ऑफ विच फिल्टर करना आसान नहीं होगा, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस देगा। तो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मुझको रेजिस्टेंस देने वाला है। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो बॉमन्स कैप्सूल है इसका खुद का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी रेजिस्टेंस देता है। ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मदद करता है, कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रेजिस्ट करता है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी रेजिस्ट करता है ना। जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बताया जाता है 70 mm ऑफ Hg का, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 30 और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 20। तो दिस बिकम 70 - 50 विच इज अप्रोक्सीमेटली 20। तो 10 से 20 का नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है जो कि बनता है। नहीं भी बताया जाता है एनसीईआरटी में तो आपको याद रखना है, 2005 में आपसे पूछा गया था और इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आया। प्लीज इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। कौन हेल्प कर रहा है नेट फिल्टर आउट होने में? तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हेल्प कर रहा है। कौन रेजिस्ट कर रहा है? तो बीसीओपी और सीएचपी इसको रेजिस्ट। तो 16.3 फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स, अगले टॉपिक पे हम आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2024 में आप देख रहे हो क्वेश्चन आया हुआ है, लेटेस्ट आया हुआ है, तो अगेन आपको दिखेगा क्वेश्चन रिपीट होता हुआ और आता हुआ 2024 में, तो इंपॉर्टेंट तो है। स्टेटमेंट बेस्ड हमारे पास आया था। स्टेटमेंट 1 कह रहा था नेफ्रॉन में जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली होता है ना, वो इम्पर्मिएबल टू वाटर होता है और परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। गलत लिखा हुआ है, परमिएबल टू वाटर होता है, पता है आपको। और पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की लाइनिंग कर रखी है सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम ने। ब्रश बॉर्डेड जरूर है पर कॉलमनार नहीं है, क्यूबॉइडल है बेटा, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, उसका काम इंक्रीज करना है सरफेस एरिया को, लेकिन वो कॉलमनार नहीं है, वो क्यूबॉइडल है। दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे फॉल्स हैं। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स को हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली भी है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनली भी है। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है वो क्या इम्पर्मिएबल टू वाटर होती है? नहीं, आप जानते हो वो परमिएबल टू वाटर होती है। यहाँ से पानी रीएब्सॉर्ब हो सकता है, यहाँ से सॉल्ट्स रीएब्सॉर्ब हो सकता है, याद रखिएगा। तो जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, ये आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, वो परमिएबल टू वाटर है? नहीं, वो तो परमिएबल टू सॉल्ट्स है। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है वो परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट है? नहीं, वो तो परमिएबल टू वाटर है। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है वो इम्पर्मिएबल टू वाटर है। जी हाँ, वो सिर्फ सॉल्ट्स को या इलेक्ट्रोलाइट्स को पास होने देती है, वाटर को नहीं होने देती। आंसर हो जाएगा 2016 में भी क्वेश्चन आया था कि नेफ्रॉन का वो पार्ट बताइए जहां से एक्टिवली सोडियम रीएब्सॉर्ब हो रहा है। सोडियम, ग्लूकोज, ये सब एक्टिवली कहां से रीएब्सॉर्ब होते हैं बेटा? पीसीटी। बाकी किसी एरिया से हमें ऐसा एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता। आंसर होगा बी। एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना। चाहते हो तो वो डायग्राम मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, है ना, कहाँ से क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, पर बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। आपका न्यूट्रिएंट है, आपके ग्लूकोज हैं, आपके इंपॉर्टेंट सारे सब्सटेंसेस यहीं से रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं। हमसे पूछा क्या था सोडियम, है ना, तो हाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारा रीएब्सॉर्प्शन मिल जाएगा। सिक्रीशन किसका है? H+, अमोनिया और K+। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिमूवल ऑफ पीसीटी। अगर आप पीसीटी हटा दोगे तो क्या होगा? यूरिन में कोई चेंज ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी करती है। आप एनसीईआरटी दोबारा खोलिए, एक तो बार बार 12th की एनसीईआरटी खुल जा रही है। आप एनसीईआरटी दोबारा खोलिए और यहाँ पर देखिए तो 70 से 80% है ना, सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर, सारा रीअब्सॉर्ब कहाँ से हो रहा है? पीसीटी से हो रहा है। तो पीसीटी हटाया और दिक्कत ना आए ऐसा तो नहीं होने वाला है। यूरिन बनेगा नहीं ऐसा नहीं है, यूरिन बनने से किसने रोका? बस उसमें से रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा। पानी और इलेक्ट्रोलाइट जो रीअब्सॉर्ब होना था वो नहीं हो रहा, तो अब जो यूरिन बनेगा उसमें पानी बाहर चला जाएगा, वो ज्यादा डाइल्यूट बनेगा।
क्योंकि पीसीटी में बहुत सारा रीएब्सॉर्प्शन होने वाला था। आंसर हो जाएगा सी। 2012 में देखो कैसा क्वेश्चन आया था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट और वाटर यानी 70 से 80% कहाँ से रीएब्सॉर्ब हो रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीएब्सॉर्ब हो रहा है। आंसर होगा सी। ठीक है, 2011 में क्वेश्चन था, इसमें से कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन करता है फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। सबसे पहले पोडोसाइट्स की बात कर रहे हैं। ये जो आपके पास बॉमन्स कैप्सूल है ना, इसमें जो ये आपके पास सेल्स हैं ये पोडोसाइट्स हैं। ठीक है, तो ये ना माइन्यूट स्पेस बनाते हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं, जहां से आपका ब्लड फिल्टर होता है इनटू द बॉमन्स कैप्सूल। एकदम सही बात है। फिर आप जानते हो यहाँ से पीसीटी आएगा, लूप ऑफ हेनली आएगा। तो अगली चीज लूप ऑफ हेनली के बारे में कह रहे हैं कि मेजर रीएब्सॉर्प्शन सब्सटेंसेस का फिल्ट्रेट का यहाँ से होता है। नहीं भाई, पीसीटी से होता है, अभी आपने देखा। फिर यहाँ से डीसीटी आता है, आप जानते हो। क्या वहां से पोटेशियम आयन रीएब्सॉर्ब होते हैं? नहीं, सोडियम और पानी हो सकता है बेटा, पोटेशियम का हमेशा सिक्रीशन होता है, एब्सॉर्प्शन नहीं होता। फिर एफरेंट आर्ट्रियोल की बात कर रहे हैं, तो ये रहा एफरेंट आर्ट्रियोल, ये जो अभी अभी लेकर आ रहा है ब्लड ग्लोमेरुलस में टूटने से पहले। अरे ये अपने आप ऐसे क्यों हो रहा है? जो लेकर आ रहा है ब्लड ग्लोमेरुलस में टूटने से पहले, यही आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है। तो क्या ये ब्लड को दूर लेके जाता है ग्लोमेरुलस में? नहीं, ये लेके आता है। ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाने वाला है? ए, है ना। आंसर हमारे पास क्या हो जाने वाला है? अगला क्वेश्चन देखो, 2010 में आया था। क्या कह रहा है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ह्यूमन किडनी के बारे में? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली इम्पर्मिएबल टू वाटर, नहीं परमिएबल टू वाटर होती है। डीसीटी से आप बाइकार्बोनेट को रीएब्सॉर्ब नहीं कर सकते। आप देख लो, ये आपके सामने डीसीटी है और यहाँ पे आप बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्ब होते हुए देख रहे हो। चाहे पीसीटी है चाहे डीसीटी, आप दोनों हिस्से से बाइकार्बोनेट को रीएब्सॉर्ब होते देख सकते हो, तो ये तो गलत है। 99% फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीएब्सॉर्ब हो जाता है। जी हाँ, तभी तो सारा यूरिन के फॉर्म में नहीं जाता। जो असेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं वो परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ग्लूकोज कौन से हिस्से से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब होता है? पीसीटी। और कैसे एब्जॉर्ब होता है? एक्टिवली। ग्लूकोज एक्टिवली, फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फिर भी कर लेगा, बट मेजरली ये चीजें एक्टिवली ही रीएब्जॉर्ब होती हैं। आंसर होगा ए। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे। 16.4 जहां पे कंसेंट्रेट कैसे करोगे आप फिल्ट्रेट को, उसके बारे में बात की हुई है। देखते हैं वहां से किस तरीके के और कितने क्वेश्चन आए हैं। इसमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाने के? ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो तो फिल्ट्रेशन में मदद करता है। जो जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हेल्प करता है, तो वो तो बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा ना, वो कंसेंट्रेशन में तो हेल्प नहीं करने वाला। तो दिस कुड बी रॉन्ग। लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है डीसीटी से पानी को एब्जॉर्ब करना। तो अगर उसका लेवल कम है तो पानी एब्जॉर्ब होगा नहीं और यूरिन डाइल्यूट बनेगा। मुझे तो कंसेंट्रेटेड बताना है, तो ये भी नहीं होगा। मेड्यूलरी इंटेस्टिशियम में जो हम हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं, जो काउंटर करंट की वजह से हम मेंटेन करते हैं, वही रीएब्सॉर्प्शन को इस वे में अलाउ करता है कि आपका यूरिन कंसेंट्रेट हो पाए। लूप ऑफ हेनली का फंक्शन है ये, एकदम ठीक बात है। एरिथ्रोपोइटिन जो जेजी कॉम्प्लेक्स से आता है बेटा, वो आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है। उसका यूरिन को कंसेंट्रेट या डाइल्यूट बनाने से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखो, हेनली लूप अगर एब्सेंट होती, नेफ्रॉन में नहीं होती, तो क्या होता? तो यूरिन डाइल्यूट बनता, क्योंकि मेजरली उसको कंसेंट्रेट करने का काम लूप ऑफ हेनली का था। क्या ऐसा होता कि यूरिन बनता ही नहीं? नहीं, हार्डली एनी चेंज। भाई ऐसा थोड़ी आप एक हिस्सा ही हटा दे और दे रहे हो और बोल रहे हो हार्डली एनी चेंज, ऐसा तो होता नहीं। यूरिन और कंसेंट्रेटेड बनेगा। अरे भाई, जो कंसेंट्रेट कर रहा था उसको तो आपने हटा दिया, तो वो और कंसेंट्रेट कैसे बनेगा? तो यूरिन जो है अब ज्यादा डाइल्यूट बनेगा। आंसर आपके पास क्या होने वाला है? डी। ठीक है, 2000 में क्वेश्चन आया था, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन विच ऑर्गन? लूप ऑफ हेनली। इतनी देर से यही तो बता रही हूँ, जितनी लंबी लेंथ होगी बढ़िया, उतना टाइम मिलेगा, उतना हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्रिएट होगा और उतना ही कंसेंट्रेटेड यूरिन आपको मिलेगा। आंसर होगा 16.5। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से कैसे क्वेश्चन आए हुए? 2023 में आए हुए, यहाँ से रिपीट होने के भी चांसेस। हर ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में रेगुलेशन और डिसऑर्डर से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। यहाँ पे देख लो, 2023 में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर मान लो एकदम एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड का लॉस हो जाता है, तो क्या ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ होगा? नहीं, ऑन होगा ना। नुकसान हो गया ना पानी का, तो ऑन होगा। एडीएच वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करता है डायूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए। पानी रीएब्सॉर्ब करोगे तो ज्यादा यूरिन पास नहीं होगा, ज्यादा यूरिन पास होने को कहते हैं डायूरेसिस। तो डायूरेसिस नहीं होगा, ये बात तो ठीक है। एएनएफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर कम करता है, तो ये एक वैसोडाइलेटर है, सही बात है। एडीएच पानी को रीएब्सॉर्ब कर रहा है, तो ऑफकोर्स ब्लड का प्रेशर बढ़ा रहा है। एडीएच जीएफआर को कम नहीं करता, बढ़ाता है।
है ना, प्रेशर बढ़ा रहा है तो फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ाएगा, ये गलत है, ये गलत है। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो BCD करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। 2023 से पहले 2020 में क्वेश्चन आया था, तो खुद देख लो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, मतलब बहुत ज्यादा यूरिन नहीं बनने देगा, मतलब यूरिन को कंसंट्रेट करेगा या पानी निकलने को रोकेगा? मोर वाटर रीअब्सॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। आप एडीएच कम सिक्रेट कर रहे हो और फिर कह रहे हो पानी रीअब्सॉर्ब होगा, ये तो गलत बात है ना। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम है, वो कहता है जाओ सोडियम और पानी रीअब्सॉर्ब करो, तो ऑफकोर्स डायूरेसिस प्रिवेंट होगा, ये ठीक है। ANF वैसो कंस्ट्रक्शन करवाता ही नहीं, डायलेशन करवाता है। आप रेनिन का सिक्रीशन डिक्रीज करोगे तो एल्डोस्टेरोन कम बनेगा, एल्डोस्टेरोन कम बनेगा तो पानी का एब्सॉर्प्शन नहीं करवाएगा, पानी का एब्सॉर्प्शन नहीं करवाएगा तो डायूरेसिस ज्यादा होगी, मुझे तो प्रिवेंट करनी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा बी। इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप हर एक ऑप्शन को एनालाइज कर सकते हो और एकदम करेक्टली टिक लगाते हो, तब आप कभी भी दो ऑप्शंस में नहीं कंफ्यूज हो। जो भी बच्चे कहते हैं ना कि मैम दो क्वेश्चन दो ऑप्शन में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, वरना नहीं होते बेटा, ठीक है। 2020 से पहले 2017 में क्वेश्चन आया था, अगर मैं कह रही हूँ कि ब्लड प्रेशर कम हो चुका है तो किसका रिलीज नहीं होगा? ANF का। बच्चे ANF का काम है ब्लड प्रेशर को कम करना, है ना, उसको बढ़ाने के लिए एल्डोस्टेरोन, पहले रेनिन आता है, रेनिन एल्डोस्टेरोन को भी सिक्रीट करवाता है एंजियोटेंसिन 2 से, ADH भी वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा तो ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, है ना। कौन अफेक्ट नहीं कर रहा, मतलब डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर में कौन रिलीज नहीं होगा? ANF, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को और भी डिक्रीज कर देगा, जो कि मुझको नहीं चाहिए, आंसर होगा ई। 2015 कैंसिल में क्या क्वेश्चन था, इसमें से कौन फेवर नहीं कर रहा ज्यादा डाइल्यूट यूरिन का बनना? देखो, एल्कोहल, कैफीन, रेनिन, इनफैक्ट इसमें थोड़ा थोड़ा रेगुलेशन वाला टॉपिक भी आ गया, थोड़ा थोड़ा मिक्सचरेशन वाला भी आ गया। एल्कोहल से, कैफीन से, ये सब यूरिन की मात्रा बढ़ाते हैं बेटा, उसको ज्यादा डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। और रेनिन की जहां तक मैं बात करूं तो रेनिन तो सोडियम और पानी को रीअब्सॉर्ब करता है, वो डाइल्यूट नहीं करता यूरिन। ANF को ब्लड का प्रेशर कम करना है, हो सकता है वो पानी को फिर भी बाहर भेजते कि ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर कम हो जाए, डायलेशन करता है, ठीक है। लेकिन रेनिन तो पक्का पक्का यूरिन को कंसंट्रेट करता है, क्योंकि वो इवेंचुअली एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा, सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा। हम कह रहे हैं कि फेवर नहीं करना, डाइल्यूट यूरिन नहीं बनाना, तो कौन फेवर नहीं करेगा डाइल्यूट यूरिन बनाने में? रेनिन नहीं करेगा, रेनिन इस चीज का ध्यान रखेगा कि यूरिन कंसंट्रेटेड हो, तो आंसर क्या हो जाने वाला है? ए हो जाने, ठीक है। 2014 में क्वेश्चन आया था, 21 में से कौन सा सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है? आपको पता है, एल्डोस्टेरोन करवाता है, ये तो सीधी सी बात है। देखो, ADH का काम है पानी को रीअब्सॉर्ब कराना, लेकिन सोडियम और पानी को DCT से रीअब्सॉर्ब करवाना एल्डोस्टेरोन का काम है। दिस इज ओनली वाटर, ठीक है, और डिक्रीज तो मैं कर नहीं रही, इसलिए आंसर क्या होगा? 2012 में भी क्वेश्चन आया था, GFR हो गया है कम, तो GFR जैसे ही कम होता है आपके GG सेल्स रेनिन सिक्रीट करना शुरू करते हैं, और ये डबल N नहीं है, ये सिंगल N है। जो डबल N वाला रेनिन होता है वो एंजाइम है जो डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन में पढ़ते थे, जो अब सिलेबस से कट हो चुका है। ये सिंगल N है बेटा, ये RENIN, ये सिंगल N है, ये रिलीज होगा, लिवर से एंजियोटेंसिनोजन आएगा, ये उसको एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा, जो कि वैसो कंस्ट्रक्शन भी करवाएगा, जो कि एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज करवाएगा, इवेंचुअली जो है GFR बढ़ जाएगा। यहाँ पर आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अच्छा, उससे पहले देखो 2011 में भी क्वेश्चन आया था, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन के रेगुलेशन? अगर कोई बहुत ज्यादा पानी पी रहा है तो उसकी पानी की कमी पूरी हो गई ना, तो क्या ADH का रिलीज होना सप्रेस हो जाएगा? सही बात है, ADH तब रिलीज होता है जब आपकी बॉडी में पानी की कमी है। अब आपने तो पानी पी लिया तो ऑस्मोरिसेप्टर ऑफ हो जाएगा, ADH सप्रेस हो जाएगा, ये सही बात है, ठीक है। कोल्ड टेम्परेचर ADH को स्टिमुलेट करता है बेटा, टेम्परेचर को ADH के स्टिमुलेशन से रिलेटेबिलिटी नहीं है। एंड इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ रहा है ना, तो वो स्टिमुलेट करेगा एंजियोटेंसिन 2 को? नहीं। जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलर प्रेशर कम होता है ना, तब आप रेनिन सिक्रीट करते हो, मतलब आपके GG सेल्स रेनिन सिक्रीट करते हैं, तब एंजियोटेंसिन 2 बनता है। पर यहाँ तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो ऐसा नहीं होगा। समर में बॉडी से पानी का हो गया नुकसान, तो ADH सप्रेस नहीं होगा, ADH स्टिम्युलेट होगा, बाकी सब इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है? एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन बना है जो कि कौन सिक्रीट करता है बेटा? लिवर। देखो, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए JG सेल्स दिया था पहले ऑप्शन में, JG सेल रेनिन बनाते हैं, रेनिन उस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट जरूर करता है, पर एंजियोटेंसिनोजन बना के किसने रखा है? लिवर ने बना के रखा है, आंसर होगा डी। और इसके साथ हम एंट्री कर रहे हैं आई गेस लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक में, दैट इज मिक्सचरेशन, क्योंकि लास्ट तो डिसऑर्डर्स होंगे, है ना। तो देखो जरा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन करता है? आपकी बोमन्स कैप्सूल्स करती हैं,
वहां पे बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को मिलकर रीनल कार्पसल या मैल्फिजियन कार्पसल कहा जाता है, दैट इज 4। यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम लूप ऑफ हेनली का है, ये भी गलत हो जाएगा। यूरिन ट्रांसपोर्ट होती है यूरेटर से और उसको फिर फाइनली स्टोर करता है ब्लैडर। तो आंसर क्या होने वाला है? बी। आंसर क्या होने वाला है? बी। काफी सिंपल, 2018 में आया था। 2015 में आया ये क्वेश्चन, देख लो। ह्यूमन यूरिन की अगर मैं बात करूँ वो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि ना आपने याद है आपको H+, K+ और अमोनिया ये आप ट्यूबुलर सिक्रीशन में सिक्रीट करते हो। तो जब आप H+ भेज रहे हो यूरिन में, उसमें H+ है तो एसिडिटी तो होगी ना। सोडियम तो आप रीएब्जॉर्ब कर रहे हो, हाइड्रोजन आयन आप भेज रहे हो, सिक्रीट कर रहे हो एक्टिवली, तो उसकी वजह से एसिडिटी तो आएगी। आंसर हो जाएगा 2009 का क्वेश्चन। देखो क्या होगा अगर स्ट्रेच रिसेप्टर रिमूव कर दिए ब्लैडर से, तो आपको अर्ज नहीं होगा मिक्चुरेशन का, आप तक सिग्नल नहीं जाएगा, लेकिन यूरिन तो पास होगा बेटा। इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री कंट्रोल दोनों है, पार्शियल कंट्रोल है, इंटरनल इनवॉलेंट्री एक्सटर्नल स्फिंक्चर वॉलेंट्री कंट्रोल में है, वो पास हो जाएगा। आपको अर्ज नहीं महसूस होगी पर सिग्नल तो पूरा जाएगा ना जब वो भर जाएगा। अच्छा, आपने स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ कर दिए, मिक्चुरेशन तो तब भी कंटिन्यू होगा, बस आपको पता नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा, वो अर्ज नहीं होगा, पर वो पास तो होगा बच्चे, पास तो होगा। मिक्चुरेशन विल डेफिनेटली कंटिन्यू। आंसर क्या होगा? ए। चल अगले क्वेश्चन पे चले। अ पर्सन हु इज ऑन अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर, तो उसमें क्या होगा? सिर्फ पानी है, ठीक है। तो ग्लूकोज कहाँ से आ जाएगा भाई ब्लड में जब आप हंगर स्ट्राइक पे हो तो, ठीक है। हाँ, खाना नहीं खा रहे तो यूरिया कम बनेगा, यूरिया कम होगा उसके यूरिन। अमीनो एसिड कम क्यों होंगे? उल्टा कीटोन बॉडीज बनती हैं, अमीनो एसिड का तो डिफरेंस नहीं। इनफैक्ट अगर वो होगा तो बॉडी का प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड तो ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा सोडियम भी नहीं होने वाला है, पानी पे ही अगर वो सर्वाइव कर रहा है, ज़्यादा सोडियम भी नहीं होगा यूरिन में, लेस यूरिया होगा। वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिया है वो कम बनेगा, वो कम बनेगा क्योंकि कुछ खा ही नहीं रहा ना। आंसर होगा सी बेटा। अगला क्वेश्चन देखो। अ पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, फिर से वही बात होगी, उसके यूरिन में अबनॉर्मल क्वांटिटीज में कीटोन बॉडीज मिलेंगे, क्योंकि फैट टूटने लगेगा ना, वो कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होगा, वो आपको मिलने लगेगा यूरिन में। कीटोन बॉडीज मिलती, वो जल्दी मिलती है। ग्लूकोज क्यों ही मिलेगा, फैट क्यों ही मिलेगा, अमीनो एसिड क्यों ही मिलेगा? कीटोन बॉडीज में कन्वर्जन होगा, वो आपको जरूर मिलेगा। आंसर हो जाएगा। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम से कैसे क्वेश्चन आए 2019 में हम देख लेते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का अगर आप यूज करोगे तो क्या होगा? क्या नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में बनेगा? नहीं, रिमूव हो रहा है। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस, तो नॉन एलिमिनेशन क्यों बेटा? करना तो हम चाह रहे हैं ना, नॉन एलिमिनेशन क्यों होगा? ये भी नहीं होगा, है ना। कैल्शियम आयन का जीआई ट्रैक्ट से कम एब्सॉर्प्शन होगा, एब्सॉर्प्शन रिड्यूस हो गया, क्योंकि जो कैल्सी ट्रायल चाहिए ना इसके लिए, वो किडनी बना रही थी और किडनी तो खराब है, आप तो आर्टिफिशियल किडनी यूज कर रहे हो, तो एब्सॉर्प्शन इफेक्ट होगा। आरबीसी का प्रोडक्शन भी कम होगा क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन किडनी ने बनाना था, वो किडनी ढंग से नहीं काम कर रही, तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगा। ये दोनों चीजें ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ये दोनों चीजें ठीक है, आंसर हो जाएगा। 2018 का क्वेश्चन देखो। ग्लाइकोसूरिया नाम से समझ रहे हो, यूरिन में ग्लूकोज है ना, हाँ देखो ग्लूकोज है यूरिन में, दैट इज 4। गाउट, यूरिक एसिड है जॉइंट्स में, वैसे तो ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट का है। रीनल कैल्कुलाई, स्टोन, किडनी स्टोन है ना, किडनी में क्रिस्टलाइज स्टोन का मिलना, उसको रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं, तो सी का 2 है। और नेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो आंसर क्या हो जाने वाला है? डी। ठीक है। 1998 में क्वेश्चन आया था, किडनी फेल हो गई है, यूरिन बना नहीं रही है, जब यूरिन बन ही नहीं रहा है तो ए नो यूरिया, एन यूरिया, ए वर्ड एब्सेंट के लिए होता है ना, तो वो एन यूरिया हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यू इतने थे, आपने देख लिए, बहुत ही ज्यादा निहायती सिंपल है जितना मैंने देखा, मतलब बहुत इजीली बहुत आराम से ये पीवाईक्यू आपके सॉल्व हो रहे हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, वो भी तो बहुत पुराने हैं। रीसेंट देखोगे तो बहुत सिंपल, बहुत डायरेक्ट, एनसीईआरटी से सीधे सीधे पूछे गए हैं, कहीं आपको तकलीफ नहीं देता है पीवाईक्यू। रेलेवेंट क्वेश्चंस यही हैं और काफी इजी चैप्टर। ठीक है। मिक्चुरेशन के क्वेश्चन भी आपने देख लिए, रेगुलेशन के भी देख लिए, मुझे सबसे ज्यादा रेगुलेशन में मिले, रिपीट होने के भी चांसेस हैं। अब हम एग्जाम्पलर करेंगे मन लगा के, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पीवाईक्यू में तो अच्छे से सॉल्व करना। देखो जरा, कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के, सबसे कम टॉक्सिक कौन सा होता है? यूरिक एसिड, इसीलिए पैलेट के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं, पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है बेटा? मेल्फिजियन बॉडी।
मेल्फिजियन बॉडी में क्या क्या आ रहा है, ग्लोमेरुलस और बॉमन्स कैप्सूल, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, बॉमन्स कैप्सूल पे। तो आंसर क्या होगा, डी, मेल्फिजियन बॉडी, मेल्फिजियन कार्पसल्स आप इसको कह सकते हो। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एडीएच वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होने नहीं देगा, ऐसा कह रहे हैं, तो कोई इंटरफेरेंस है तो नहीं। एल्डोस्टेरोन वाटर और सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन करवाता है, एएनएफ सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन करवा रहा है, नहीं भाई उसको कोई शौक नहीं है ब्लड प्रेशर बढ़ाने का, उसको ब्लड प्रेशर कम करना है, वो नहीं करवाएगा एब्सॉर्प्शन। रेनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर है, डायलेटर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाने वाला है, बी हो जाने वाला। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा हमारी बॉडी लंग्स से रिमूव करती है। बेटा एक चीज तो आपको पता है, CO2, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम CO2 रिलीज कर रहे हैं। दूसरा पानी, आपने कभी सर्दियों में ना ऐसे किसी शीशे पे करके देखना, भाप बनती है, तो वाटर वेपर्स रिलीज हो रहे हैं, तो पानी भी रिलीज होता है, CO2 और वाटर दोनों रिलीज होते हैं, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, पीएच यूरिन का 6 याद रखना है, एसिडिक है बिकॉज H+ की कंसेंट्रेशन है, तो 6। डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आपको मैच करना है। प्रोटोनेफ्रिडिया बेटा फ्लेम सेल का दूसरा नाम है, और ये फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया वैसे प्लेटीहेल्मिन्थिस यानी कि प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिलेगा, तो 4 एक ही ऑप्शन में। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया आपको अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है, ये जब आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पढ़ते हो उसमें भी बताया जाता है, अब तो अर्थवॉर्म खैर नहीं पढ़ते, एनिमल किंगडम में भी बताया जाता है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट में मिलेगा, जैसे कि कॉकरोच, दैट इज 2, और ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में मिलता है, जैसे कि प्रोन। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, 4, 3, 2 और 1 यानी कि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बर्ड्स और लैंड इंसेक्ट यूरिकोटेलिक होते हैं, होते हैं। मैमल और फ्रॉग यूरियोटेलिक होते हैं, होते हैं। एक्वेटिक एम्फिबियन एक्वेटिक इंसेक्ट अमोनोटेलिक होते हैं, होते हैं। बर्ड्स और रेप्टाइल्स यूरियोटेलिक होते हैं, नहीं यूरिकोटेलिक होते हैं, बहुत बार बता चुकी हूँ, यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड से। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा रॉन्ग है, यूरिकोटेलिक बर्ड्स हैं, टैडपोल पानी में है इसलिए अमोनोटेलिक है। इंसेक्ट, वैसे इंसेक्ट और लैंड इंसेक्ट यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, यूरिया नहीं। एलिफेंट मैमल है तो वो यूरियोटेलिक है, आंसर हो जाएगा बी। लिखना चाहिए था लैंड इंसेक्ट, पर यहाँ तो आप एलिमिनेशन से कर पा रहे हो, आंसर होगा बी। फिर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मैंने सर्कल लगा लिया, मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का। मेडुलरी जोन अगर किडनी के देखें तो उसमें कुछ कॉनिकल मासेस मिलते हैं, उन्हें हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, एंड दे आर प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस। अच्छा, medullary zone of the kidney is divided into a few conical mass called medullary pyramids that are projecting into the calyces, ठीक है। किडनी के अंदर जो कॉर्टिकल रीजन है वो मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में आता है, एक्सटेंड करता है, और उसे रीनल पेल्विस कहते हैं, नहीं उसे कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं, दैट्स इनकरेक्ट, ठीक है। ग्लोमेरुलस और बॉमन्स कैप्सूल को एक साथ रीनल कार्पिसल्स या मेल्फिजियन बॉडी कहते हैं, हाँ। रीनल कार्पिसल्स, PCT, DCT है ना, नेफ्रॉन में, ये सब कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, हाँ। और जो लूप ऑफ हेनली है ना, वो मेडुलरी रीजन में जाती है, हमने पढ़ा भी है, ऐसे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए कि कौन सा हिस्सा मेडुलरी पिरामिड में नहीं जाता, तो PCT DCT नहीं जाते, लूप ऑफ हेनली तो जाता है, तो बाकी सब करेक्ट है, इनकरेक्ट हो जाएगा बी। वो कंडीशन बताओ जिसमें यूरिया ब्लड में है, यूरीमिया, एक्सेस यूरिया ब्लड में आना, यूरीमिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाने वाला है, सी। आंसर क्या हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि आपका ADH, ADH का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ये ADH या वैसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है, कौन बनाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, आंसर होगा बी। फिर आपको मैच द फॉलोइंग करना है, यहाँ पे एक PCT बता रखे बेटा, PCT 70 से 80% रीएब्सॉर्प्शन करता है, यानी कि 3। फिर DCT की अगर मैं बात करूं तो DCT आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करेगा, दैट इज 4, इस ऑप्शन में मुझे दे रखा है। हेनली लूप कंसंट्रेशन करता है, दैट इज 1। काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है मेड्यूला में, और फिर कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, तो वो जो कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखना है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से ही हो पाता है। और जो रीनल कार्पसल्स हैं वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि वो ग्लोमेरुलस की बात करें, सीधी सी बात है, आंसर क्या आ जाने वाला है 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। फिर से मैच द फॉलोइंग है, ग्लाइकोसूरिया जैसा कि नाम है, ग्लूकोज आना यूरिन में, है ना, तो दैट इज 4। रीनल कैल्कुलाई किडनी में मिलने वाले स्टोन्स, दैट इज 3। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन, हमने ऐसा सेम क्वेश्चन किया है राइट। और गाउट में यूरिक एसिड है जॉइंट में, हमने अभी कुछ टाइम पहले ऐसा सेम क्वेश्चन किया है, इसका मतलब PYQ में एग्जैक्टली एग्जाम्पलर रिपीटेड था जो हमने किया, इसीलिए कह रहे हैं एग्जाम्पलर अच्छे से पढ़ लो, रिपीट होता है। एक एग्जाम्पल आपने देखा थोड़ी देर पहले, हमने PYQ में देखा है कि ऐसा क्वेश्चन लगभग रिपीट हुआ है। अब मैं देखने जाऊंगी तो शायद मुझको ना मिले, बट रिपीट हुआ है। ये देखो 2018 में यही तो रिपीट हुआ है 2018 में, अब तो मैंने दिखा भी दिया आपको, तो ये तो एग्जैक्टली सेम है जो कि यहाँ पे रिपीट हुआ है, और ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन,
We can produce concentrated या dilute urine. This is facilitated by a special mechanism, है ना? Identify the mechanism. Reabsorption from PCT, उसमें PCT का लेना देना नहीं है, collecting that का भी नहीं है, DCT का है. आपको डाइल्यूट यूरिन करना है, आप मत करो रीएब्सॉर्प्शन डीसीटी से, आपको कंसंट्रेटेड करना है, आप डीसीटी से उसका रीएब्सॉर्प्शन करवा लो, ठीक है. अच्छा खैर छोड़ो, वो भी कंडीशनल है. इनफैक्ट कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने का मेजर काम तो हेनली लूप और वासा रेक्टा का है. पूरा मैकेनिज्म चलता है जिससे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है, जो कि फाइनली यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम करता है. ये तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का ही काम है. आंसर हो जाएगा डी. ठीक है, आगे देखो, आगे देखो. आर्टिफिशियल किडनी में एक फ्लूइड है जिसमें सब कुछ है प्लाज्मा जैसा, सिवाय किसके? यूरिया के. इट हैज नो यूरिया. तभी तो हमारे पास यूरिया होगा हमारे ब्लड में, उस फ्लूइड में होगा नहीं, तो यूरिया हाई टू लो जाएगा और किडनी का ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा. प्योरीफाई कह दो या फिर क्लियर आउट कह दो कि वो क्लियर आउट हो जाएगा. तो बस यही एक डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीजें सेम रखी जाती है ताकि बाकी चीजें ना चली जाएं उस फ्लूइड में और बस यूरिया साफ होता जाए. तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा. और इसके साथ आपने एग्जाम्पलर भी यहाँ पे खत्म कर लिए. पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है. आई होप आपने सीखा हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. थोड़ा रिलैक्स लगाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंट लगाओ. बेटा मुझे पता है इस जर्नी में बहुत बार ऐसे लगता है कि चीज़ें नहीं हो पा रही, पर वो छोटी छोटी मोटिवेशन ही आपको आगे लेके चलती है कि चलो एक चैप्टर हो गया, ये मैं कर सकता हूँ. छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, छोटे छोटे किले फतेह करो और एंड तक आराम से पहुंच. थैंक यू सो मच एंड कीप